किए जा चुके थे। करीब 3 दिन बीत चुके थे। गांव और उसके आसपास के इलाके में किसी भी प्रकार की कोई हत्या नहीं हुई थी। एक रात गश्त के दौरान पुलिस अधिकारी सदाशिव ने बात करते हुए पीटर वुड से कहा, सर, ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर हत्यारा है। पीटर सदाशिव की बात सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, तुम ये क्यों बोल रहे हो? सर, यह हत्यारा बड़ी ही चालाकी से काम करता है। इसने अभी तक जिन भी लोगों को मारा है वो सब के सब गांव के बाहर के लोग थे, और वो जंगल क्यों गए थे ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुझे लगता है कि हत्यारा इसी गांव का है। तब तो हमारे पेट्रोलिंग की वजह से वो बाहर नहीं आएगा। उसे पकड़ने के लिए हमें पुलिस हटानी चाहिए। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन सर एक बात यह भी है कि सारी हत्याएं अमावस्या की रात ही हुई है, और आज भी अमावस्या की रात है। सर, मुझे पूरा यकीन है कि वो हत्यारा आज जरूर अपने शिकार की तलाश में बाहर आएगा। बस मुझे उसी पल का इंतजार है सर। और अगर आज की रात हत्या नहीं हुई तो हमें अपराधी तक पहुंचने के लिए कोई दूसरी रणनीति बनानी होगी। रात के करीब 1 बजे पीटर वुड एक विशालकाय बरगद के पेड़ के नीचे बनाए गए चबूतरे पर बैठा था। नम हवा धीरे धीरे उसकी त्वचा को छू रही थी और जंगली जानवरों की हल्की आवाजें सन्नाटे को तोड़ रही थी। तभी पीटर को अचानक पायल की आवाज सुनाई दी। पीटर डरते हुए धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगा। पेड़ों की ऊंची कैनोपी से रिश्ता चांदनी का मंद प्रकाश रास्ता दिखा रहा था। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी जो इंसानी मांस की सड़न और खून की गंध की तरह लग रही थी। पीटर का दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक पायल की आवाज बंद हो गई। पीटर रुक गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास ही मौजूद है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ के पास एक बार फिर पायल की आवाज आई। पीटर ने पेड़ के पीछे जाकर देखा। ये चीना थी जो पेड़ के पीछे तालाब के पास नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही थी। पीटर उसे देखते ही रह जाता है। वो बला की खूबसूरत लग रही थी। तभी चीना पीटर की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पीटर कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो लड़की कौन है जो इस सर्द रात में नहाने के लिए यहां आई है। पीटर ने चीना की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन ये क्या, वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया था। वो चीखना चाह रहा था, लेकिन शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। थोड़ी ही देर में पीटर सपनों की दुनिया में खो गया। उसके सामने उसकी बीती जिंदगी के अच्छे पल गुजरने लगे। आज से पहले इतना सुकून उसे कभी महसूस नहीं हुआ था, लेकिन यह सुकून उसके लिए जानलेवा साबित हुआ और वो मर गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही इंस्पेक्टर सदाशिव अपने साथियों के साथ पीटर को खोजते हुए उस तालाब तक आ पहुंचे जहां पीटर की लाश पड़ी थी। पीटर की लाश देखकर वो सभी दंग रह जाते हैं। इंस्पेक्टर सदाशिव कहता है, विष्णु जाकर देखो, इनकी सांसें चल रही है या नहीं। विष्णु ने पीटर के पास जाकर देखा और इंस्पेक्टर से कहा, सर, ये तो मर चुके हैं, लेकिन बड़ी ही अजीब बात है, इनके शरीर में ना तो किसी प्रकार के जख्म है और ना ही चोट के निशान। इंस्पेक्टर सदाशिव पीटर की लाश के पास गए और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हटो, मुझे देखने दो। पीटर को सदाशिव ने बारीकी से देखा। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला, तो उन्होंने बॉडी को उल्टा किया और अपना परीक्षण जारी रखा। सदाशिव ने कुछ देखकर हैरानी से कहा, विष्णु, ये देखो, इनकी गर्दन के पीछे ये अजीब सा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और यहाँ ये अजीब सा निशान भी है, मानो किसी ने इनकी गर्दन पर कोई सुइयां चुभो दी हो। सर, यह तो बहुत अजीब है। ये जो भी है बहुत ही खतरनाक है, इसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। तुम सब जाओ और आसपास की अच्छे से तलाशी करो, कोई ना कोई सुराग जरूर हाथ लगेगा। सारे पुलिस वाले आसपास के जंगल और झाड़ियों में तलाशी शुरू करते हैं। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने कहा, सर, ये पायल ही अब हमें कातिल तक पहुंचाएगी। मुखिया से पुलिस पूछताछ कर रही थी और उसने सदाशिव से कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये पायल किसकी है। हाँ, अगर गांव की हर महिला से पूछताछ की जाए तो शायद पता लग सकता है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने सभी लोगों से पूछताछ शुरू किया तो अपराधी चौकन्ना हो जाएगा। मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि इस बात को आप अपने तक ही सीमित रखिए। हम अपने तरीके से पता करने की कोशिश करते हैं।
सदाशिव ने विष्णु को पास बुलाते हुए कहा, विष्णु, यह जिस किसी की भी पायल है, मुझे पूरा यकीन है कि वो इसे खोजते हुए दोबारा जंगल की ओर जरूर आएगा। इसलिए तुम अपनी टीम के साथ उस तालाब के आसपास नजर रखो। जी सर। कुछ दिनों तक गांव में बिल्कुल शांति थी। किसी प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हुई। इधर चीना की माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। एक रात चीना को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह हड़बड़ाकर उठती है। वो देखती है कि उसकी माँ छटपटा रही थी। वह माँ की हालत देखकर घबरा गई। उसने कहा, माँ क्या हुआ तुम्हें? तुम चिंता मत करो, माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए चीना घर के बाहर बने एक खंडहर नुमा कमरे की ओर भागती है। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। चीना ने डरते हुए कमरे का दरवाजा खोला और अपनी जेब से एक छोरा निकालकर अपनी नस काट ली। कुछ घंटे बाद चीना उस कमरे से बाहर निकलती है। वह बहुत कमजोर लग रही थी और वो दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। उसने अपनी एक मुट्ठी को कसकर बंद कर रखा था। वह कराहती और लड़खड़ाती हुई अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी माँ अब तक बेहोश हो चुकी थी। चीना ने अपनी मुट्ठी से एक काला चमकीला पदार्थ निकालकर अपनी माँ के मुंह में डाल दिया और माँ के पास ही बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह चीना की माँ, जो कल बीमारी से तड़प रही थी, अब वो पूरी तरह ठीक नजर आ रही थी। माँ ने देखा कि चीना जमीन पर पड़ी हुई है। उसने चीना को आवाज लगाते हुए उठाया, चीना तू यहाँ क्यों लेटी है? उठ बेटी, सुबह हो गई है। चीना ने माँ की आवाज सुनकर आंखें खोली, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए उठाया और बिस्तर पर लिटाते हुए कहा, चीना तू आराम कर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। कुछ देर बाद चीना की माँ डॉक्टर शांति भूषण को लेकर अपने घर आ जाती है। चीना का कुछ देर परीक्षण करने के बाद डॉक्टर चिंतित होते हुए कहते हैं, देखिए बहन जी, चीना के शरीर में खून की बहुत कमी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़की जिंदा कैसे है। आराम करने दीजिए, मैं ये कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, इन्हें जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। इधर विष्णु ने इंस्पेक्टर सदाशिव से कहा, सर, हम लोगों को उस तालाब पर नजर रखते हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस पायल की खोज में वहां कोई भी नहीं आया। विष्णु, यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही है, लेकिन इस बात से ज्यादा मुझे एक बात और खाई जा रही है। कौन सी बात सर? सदाशिव कुर्सी से खड़े हुए और खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, विष्णु, कल अमावस्या थी। मुझे पूरा यकीन था कि कल हत्यारा अपने शिकार पर जरूर निकलेगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछा रखा था, लेकिन कल कुछ नहीं हुआ। यही बात मुझे परेशान कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अपने पैटर्न्स को तोड़ दिया। समय बीतता गया और गांव के आसपास की रिसर्च के लिए एक टीम भी वहां आ चुकी थी। टीम को लीड कर रहे थे मशहूर जूलॉजिस्ट अनमोल चटर्जी। इंस्पेक्टर सदाशिव ने अनमोल से कहा, अनमोल जी, आपने इतनी कम उम्र में ही इतनी शोहरत हासिल कर ली है, ये काबिले तारीफ है। मैंने सुना है कि आप जंगली जानवरों के अलावा भूत प्रेतों पर भी रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च भूत प्रेतों पर नहीं, बल्कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी और जानवरों पर उसके प्रभाव पर है। इससे हमें जानवरों की बिहेव और मृत्यु के रहस्यों का खुलासा करने में मदद मिलेगी। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी तो समझ से परे है। शायद आप ही कुछ पता लगा सके। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है जहाँ पीटर का कत्ल हुआ था वहां से कोई चीज आपको मिली है? हाँ, मुझे वहां से पायल मिली है, लेकिन हम अभी तक पता नहीं लगा सके कि वो किसकी है। ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ उसी जगह पर जा रहा हूँ। वापस आकर हम दोनों बात करते हैं। कई दिन बीत जाने के बाद एक रात इंस्पेक्टर सदाशिव अनमोल के पास आते हैं और कहते हैं, अनमोल जी, मैं जानता हूं कि आप भूत प्रेत को नहीं मानते, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग देने आया हूं। आप लोग इस अमावस्या तक जंगल में ना जाएं। सदाशिव जी, मैं जानता हूं कि आप हमारी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें, हमें कुछ नहीं होगा। और आप ही ने तो कहा है कि हत्यारे ने खुद अमावस्या का अपना पैटर्न तोड़ दिया है, और पिछली अमावस्या को किसी की हत्या भी नहीं हुई। फिर किस बात की घबराहट? देखिए, मेरा काम था आपको समझाना, सो मैंने आपको ये कह दिया। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जंगल जाएं तब इन दोनों कांस्टेबल को अपने साथ लेकर जाएं। ओके सर, मैं आपकी बात मानूंगा। मैं कांस्टेबल को साथ लेकर ही जाऊंगा। अनमोल ने आज रात से लेकर अगली अमावस्या तक जंगल में रिसर्च करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उसकी पूरी टीम ने जंगल में ही कैंप बना रखा था। आधी रात बीत चुकी थी
कि तभी किसी आवाज ने अनमोल की नींद तोड़ दी। आवाज इतनी धीमी थी कि वो समझ नहीं पाता कि वो क्या है। वह बाहर देखते हुए उस आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करता है, लेकिन आ रही आवाज अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। अनमोल बिना कोई आवाज किए बाहर निकलता है। वो देखता है कि एक पेड़ के पास एक परछाई है जो कैंप के बाहर जल रही आग से बन रही थी। अनमोल ने धीमे कदमों से उस परछाई की ओर बढ़ना शुरू किया। अनमोल परछाई के जैसे जैसे करीब पहुंच रहा था, उसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि यह किसी लड़की की परछाई है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो परछाई बिना किसी हलचल के खड़ी थी। अनमोल ने पेड़ के पास जाकर देखा तो वो बहुत डर गया। दरअसल अनमोल जिस परछाई के पास आया था वो तो मौजूद थी, लेकिन वहां कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अनमोल ने कई बार देखा, लेकिन वो परछाई वहां खड़ी रही। अनमोल ने हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही अनमोल ने अपना पहला कदम उठाया, वो परछाई अनमोल से दूर भाग गई। ये देखकर अनमोल बुरी तरह डर गया। वो दौड़ते हुए अपने कैंप पर वापस आ जाता है। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को थामते हुए पानी पिया और माथे पर उभर आए पसीने को पोंछा। अपने कैंप में लेटते हुए अनमोल की आंखों के सामने वो परछाई बार बार घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या है। इस घटना पर विचार करते हुए अनमोल की रात बीती। अगले दिन सुबह वो कैंप से बाहर निकला, लेकिन वहां उसके साथी नहीं दिखे। अनमोल ने खुद से बात करते हुए कहा, आज सब कहाँ चले गए? जाकर उनके कैंप में देखता हूँ। अनमोल अपने साथियों के कैंप में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके साथ ही बिस्तर पर बेहोश लेटे थे। उन सभी के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अनमोल ने तुरंत सदाशिव को फोन किया। वो बहुत घबराया हुआ था। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं अनमोल बोल रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। सदाशिव अनमोल की बातें सुनकर परेशान हो गया। उसने अनमोल से कहा, अब घबराइए नहीं, मैं बस अभी आता हूँ, आप वहां से कहीं मत जाइएगा। कुछ देर के बाद ही सदाशिव वहां पहुंच जाता है और वो अनमोल के साथियों का परीक्षण करता है। उसे एक चीज सभी में कॉमन नजर आती है। सदाशिव ने अनमोल को अपने पास बुलाते हुए कहा, अनमोल जी इधर आइए।